भारतीय जनता पार्टी के जाहिरनामा में के वचननामा में की झोली में क्या रहेगा वो आपके सामने सारी बातें आएगी। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मीडिया के माध्यम से कहा जाता है, हम भी कई बार कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस है, और इसलिए हमने इस बार आपके हाथ में जो आएगा वो 2017 का भी वचननामा संकल्पनामा हमने दिया। 2017 में हमने जो कहा था वो लगभग हमने सारी चीज़ें करके दिखाई, इसलिए आपको 2017 का जो हमने संकल्प किया था उसका भी पत्र दे रहे हैं। 2026 में क्या होगा, काफ़ी वचननामा काफ़ी जाहिरनामा बाहर आया है। कांग्रेस का भी आया, शिवसेना के भी आया, अन्य पार्टियों का भी आया, लेकिन हमने विशेष रूप से ये प्रयास किया कि हमने कहा कि हमारे कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, जो हम कहेंगे वही करेंगे। इसलिए हमने कहा कि 2017 में नागपुर महानगर पालिका में सत्ता पक्ष के नेता के चेंबर में हमने वचननामा के कुछ प्रमुख बातें रखी थी, और जो जो हुआ उसको टिक मार्क करते जा रहे थे। आपको ध्यान होगा कि उसके कारण जो महानगर पालिका में जो चीज़ें करनी थी वो लगभग सारी की सारी चीज़ें हमने पूर्ण की है। 2026 में भी कांग्रेस का वचननामा हमने देखा। कांग्रेस के वचननामे में से कहा गया कि 500 स्क्वायर फुट के मकानों के ऊपर कर का प्रावधान नहीं रहेगा। यह प्रस्ताव ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया। जो जो बातें हमने कही उसी को रखने का प्रयास कांग्रेस के जाहिरनामा में उन्होंने प्रकाशित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। उसके अनुसार नागपुर का चेहरा, नागपुर का कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नागपुर में पर्यावरण के बारे में व्यवस्था, नागपुर के बगीचे, नागपुर की पानी की टंकियां, सब प्रकार की आधुनिक सुविधा देने का प्रयास हमने गत 10 साल में किया है। और आज के वचननामा में जो आपके सामने रखेंगे कि जो चीज़ें कही है, क्योंकि पर्यावरणवादियों का काफ़ी हर रोज स्टेटमेंट आ रहा है, हमने कहा है कि नागपुर में वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होगा, उसका संवर्धन भी होगा। इसके पहले भी हमने कहा है, किया है। जैसे माननीय अनिल जी सोले, जब उनके पास वृक्ष संवर्धन की व्यवस्था थी, लगभग अपने 5 करोड़ वृक्ष लगाने की व्यवस्था की। सुधीर जी मुनगंटीवार उसके हमारे मंत्री थे। इसलिए जो हम कहेंगे वही करेंगे, इस प्रकार का वचननामा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। इस वचननामा के संबंध में जाहिर रूप से आपके सामने हमने जो तय किया है उसके रूप में हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय दयाशंकर जी तिवारी आपके सामने हमारे वचननामा के झोली में क्या है, और निश्चित रूप से जो झोली में है उसको पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेंगी। मैं माननीय दयाशंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी इसका विमोचन हम सब लोग पहले करेंगे। डोकं खाली करून घे. हो, डोकं काढून टाकतो. माननीय पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मंचस्थ मेरे सभी सहयोगी, सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना वचननामा तैयार करते समय यह जनता का वचननामा कैसा हो, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इस दृष्टि से 10 जोन में 10 जन सूचना के बॉक्स रखे गए, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 गाड़ियां घूमी, जिसे अनाउंस करके उसमें भी बॉक्स रखे हुए थे।
लोगों की सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य किया गया। वर्तमान पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से ज़्यादा आकर्षित होती है, इसलिए जन सूचना एकत्रित करने के लिए क्यूआर कोड बनाया गया, उसकी लॉन्चिंग की गई। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य टीम चुनाव में लगी थी, इसलिए हमारे जो 42 प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठ के माध्यम से जनता तक अलग अलग सेक्टर में पहुंचने का हमने प्रयास किया। उसका फायदा यह हुआ कि करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे क्यूआर कोड को स्कैन किया और 87,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें अपनी सूचनाओं को हमको प्रेषित किया। और इन 87,000 लोगों की जो सूचनाएं प्रेषित हुई, उन सूचनाओं में से उसको संकलित करके उसमें से छटाई करके जो शहर के दृष्टि से योग्य सूचनाएं थी, उन सारी सूचनाओं को इस जाहिरनामे में हमने समाविष्ट करने का कार्य किया। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो सूचनाएं आई, उसमें नागपुर वासियों ने 38.17 38.17 इतने प्रतिशत लोगों ने मराठी में अपनी सूचना दी, 34.15 इतने प्रतिशत लोगों ने अंग्रेजी में सूचना दी और 27.18 इतने लोगों ने हिंदी में अपनी सूचना हमें प्रेषित करी। इसमें पुरुष वर्ग की जो संख्या थी यह करीब करीब 60.23%, महिलाओं की संख्या 35.57% और इसमें थर्ड जेंडर ने भी 0.2% इस संख्या में अपनी सूचना हमें प्रेषित करी। इसमें दिव्यांगों ने भी 1.04% दिव्यांगों ने भी अपनी सूचना प्रेषित करी। हमारी दिव्यांग आघाड़ी ने दिव्यांगों के पास जाकर के ये सूचनाएं संकलित करी, उनका भी विशेष योगदान इसमें रहा। जिन्होंने विशेषतः इसमें सहभाग लिया, ऐसे नागपुर शहर के व्यवसायी जो बंधु हैं, उन्होंने 27.75%, अन्यों ने मिलकर 22.65%, जो नौकरी सेवा में रत है ऐसे 21.79%, विद्यार्थियों ने 6.58%, महिला उद्योजिकाओं ने 4.92%, टेक्नोक्रेट्स ने 4.34%, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू जो वित्तीय सेवा देते हैं ऐसे 2.8%, जो आरोग्य सेवा देने वाले डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2.4% और वकीलों ने 1.86% इसमें विशेष रूप से योगदान दिया। दक्षिण पश्चिम नागपुर से सर्वाधिक 23.94% लोगों ने इसमें भाग लिया। पश्चिम नागपुर से 18.09% लोगों ने इसमें भाग लिया। दक्षिण नागपुर से 16.20% ने भाग लिया। मध्य नागपुर से 14.11% ने भाग लिया। पूर्व नागपुर से 10.95% ने भाग लिया और उत्तर नागपुर से 9.89% ने भाग लिया। और कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं दी, उनका परसेंट भी 5.52 है। इसमें विशेषता नागपुर शहर के जिन सुविधाओं को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, उसमें 75% लोगों ने नागपुर शहर की मेट्रो के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद एक अच्छी सुविधा मिली, ऐसे 75% लोगों ने कहा। आउटर रिंग रोड को भी करीब करीब 46% लोगों ने अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाया। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम जो है, इसके प्रति भी 46% लोगों ने उपयोगिता बताई और इसके विस्तार की बात कही। सीमेंट कंक्रीट के जो रोड है उसको 45% उन्होंने बताया। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उसको 45% ने स्वीकारोक्ति दी। एडवांस ट्रैफिक सिग्नल का जो काम चालू है इसमें और गति आना चाहिए, इन सूचना के साथ 45% लोगों ने सूचना करी। एलईडी स्ट्रीट लाइट को लेकर भी करीब 40% लोगों ने अपने विचार दर्ज किए। महानगर पालिका का जो जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट मिलता है वो समय से मिलता है, ऐसा 40% लोगों ने कहा। स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट को लेकर भी करीब करीब 39% लोगों ने अपनी भावना दर्ज करी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर 34% ने करी। नागपुर का गौरव सुरेश भट्ट सभागृह के प्रति भी 31% लोगों ने विशेषता अपनी भावनाएं दर्ज करी। 10 वर्ष में नागपुर का आमूलाग्र जो विकास है वो कैसा हुआ? उत्कृष्ट 47.0%, चांगले 31.5%, ठीक ठीक 21.5%, इस प्रकार से लोगों ने अपने विचार दर्ज किए। नागपुर में पर्यावरण सुधारना करने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर के
64% लोगों ने नाग नदी, पीली नदी, इन नदियों के जल स्रोतों को शुद्धिकरण की बात कही। ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए 58% लोगों ने बात कही और वायु की गुणवत्ता को लेकर भी 48% लोगों ने अपनी बात कही है। वन टाइम यूज प्लास्टिक को लेकर के अवेयरनेस और सख्ती ये 47% लोगों ने कही है और जैव विविधता के लिए 42% 6 लोगों ने अपने विचार दर्ज किए हैं। ये शहर रहने के लिए योग्य है या नहीं, इस प्रकार से जब बात पूछी गई तो एकदम चांगले 43.6%, उत्कृष्ट 42.8%, 87%, ठीक ठीक 13.07%, साधारण 1%, इस प्रकार से लोगों ने अपनी सारी जानकारी जमा करी। ये सारी तख्ता आपको हम लोग देंगे ही, लेकिन विशेष रूप से इतने सारे लोगों से संपर्क स्थापित करने के बाद उनके द्वारा दी गई जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं हमने अपने वचननामा में प्रसारित करी। ये हमारा 2017 का वचननामा है। 2017 के वचननामे में हमने जो बातें कही थी, इन बातों में से हमने 90% से ज़्यादा बातों को परिपूर्ण किया है। ये कहते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है कि हम केवल घोषणा के लिए वचननामा घोषित नहीं करते, हम उसको अमली जामा पहनाने की दिशा में भी प्रशासन के माध्यम से काम करते। हमारे इसमें सबसे पहली बात थी साफ सफाई को लेकर के। नागपुर महानगर पालिका में बड़े प्रमाण में हमने मशीनें, जो मैकेनाइज स्वीपिंग है, उसको बड़े रोड के ऊपर में प्रारंभ किया है। महानगर पालिका के माध्यम से हमारी डिसाल्टिंग के लिए और सेक्शन के लिए मैकेनाइज व्यवस्था हमने बड़ी संख्या में प्रत्येक जोन में गाड़ियां उपलब्ध करा करके की है। इसके अलावा कचरे का नियोजन ठीक तरीके से हो जाए, इस दिशा में भी हमने प्रयास किया है। आप सबकी जानकारी के लिए भांडेवाड़ी में जो कचरों का ढेर था, उसमें से 16 लाख मीट्रिक टन कचरे को बायो माइनिंग के माध्यम से हमने लैंडफिल के रूप में उपयोग किया और आने वाले 1 वर्ष में एक भी कचरे का पहाड़ भांडेवाड़ी में नहीं दिखेगा। इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ आने वाले 6 माह के अंदर जो नया महानगर पालिका कचरे के नियोजन के लिए टेंडर हुआ है, पूर्ण रूप से हम लोग कचरे को CNG में तब्दील करेंगे और उसका नियोजन करने की दिशा में हम लोग संकल्परत है। दूसरा विषय हमारा 24/7 पानी की टंकी का विषय था। 24/7 पूरे शहर में पानी अभी मिल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन शहर के बहुत बड़े भाग में हम बहुत अच्छी तादाद में पानी दे रहे हैं। डिप्टी सिग्नल, संजय नगर जैसे इलाके में 24/7 स्लम में भी मिल रहा है, ऐसी स्थिति है। 97 में हम जब सत्ता में आए तो 8 पानी की टंकी थी, उसके बाद हमने 28 पानी की टंकी और बनाई। पिछले घोषणा पत्र में हमने कहा था कि ये पानी की संख्या में हम और 40 टंकी का इजाफा करेंगे, लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 103 पानी की टंकियां नागपुर शहर में परिपूर्ण हुई, जिसके कारण हम पानी वितरण की व्यवस्था को अच्छे तरीके से सुधार सकेंगे। पथ डिपो में हम लोग LED का उपयोग करेंगे, इस प्रकार से हमने कहा था। शहर के 100% लाइट LED में तब्दील हो गए हैं, हमारे हाईमास भी LED में तब्दील हो गए। इस प्रकार का चित्र हमने इसका स्थापित करके दिखाया है। नागरिकों के आरोग्य के लिए हम लोग गतिशीलता बढ़ाएंगे और हमारे आरोग्य सेंटर बढ़ाएंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया था। हमने घोषणा की थी कि हर 50,000 की आबादी के पीछे एक हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। नागपुर शहर की आबादी 30 लाख के आसपास है और ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि नागपुर शहर में 54 UPHC है, हमारे अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर है, 20 हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ऐसे 74 हो गए और 10 वंदे मातरम क्लिनिक है, ऐसे 84 हो गए। हमने 30 लाख की आबादी में 60 की बात कही थी और हम 84 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रभाकर राव दत्त के डायग्नोस्टिक सेंटर हमारा अलग है, इंदिरा गांधी रुग्णालय हमारा अलग है। इसके अलावा हम देखेंगे सदर डायग्नोस्टिक सेंटर अलग है। ये बड़े सेंटर के अलावा मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये हमने UPSC सेंटर की बात की। दूसरी बात हमने ये कही थी कि हम कहीं ना कहीं लोगों को स्वस्थ दरों पर डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हो, तो स्वस्थ दरों पर नागरिकों को डायग्नोस्टिक सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए भानुताई गडकरी इनके स्मृति में एक डायग्नोस्टिक सेंटर हमने उत्तर नागपुर में खोला है। दूसरा हमने गंगाधर राव जी फडणवीस इनके स्मृति में दक्षिण पश्चिम नागपुर में वर्धा रोड पर खोला है। इसके अलावा ये जितने UPHC सेंटर है, ये 74 की 74 जगह 10 रुपए में 21 प्रकार की पैथोलॉजी टेस्ट होती है, ये सुविधा भी हमने उपलब्ध करा करके दी है। शिक्षण विभाग में
हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ करेंगे, ऐसे हमने पिछला घोषणा पत्र में कहा था। हमने मेरे महापौर के कार्यकाल में 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ करे। नर्सरी से लेकर चौथी तक स्कूल संचालित है, 12वीं तक स्कूल कार्य करेगी, इस प्रकार का नियोजन है। 6 स्कूलों में 1800 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आप सभी अखबारों ने एडमिशन के लिए लगी हुई कतार की फोटो छापी है। इस वर्ष 7 स्कूलों का इजाफा किया है, ऐसी इस वर्ष 13 स्कूलें प्रारंभ हो जाएगी। आने वाले कार्यकाल में हम 38 स्कूलें प्रारंभ करेंगे, 38 प्रभाग में, इस प्रकार का नियोजन है। नाग नदी शुद्धिकरण, पिवली नदी शुद्धिकरण, इस विषय को लेकर भी हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था। यह कृतिशील है, इस विषय को लेकर के टेंडर प्रोसेस हो गई है और टेंडर प्रोसेस परिपूर्ण होने के बाद इस काम की शुरुआत भी तीव्र गति से होगी, ऐसा हमें विश्वास है। महानगर पालिका के उद्यान की सुविधा को लेकर भी हमने कहा था कि शहर में 35 उद्यान हैं, 10 हम नए उद्यान बनाएंगे, अर्थात 45 बनाएंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, हम 35 से 45 जाने की बात किए थे। आज शहर में 205 उद्यान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। उत्तम नागरिक सुविधा हम लोग स्वास्थ्य के दृष्टि से लोगों को देंगे, ये भी हमने कहा था। इस दृष्टि से वर्ष भर कहीं ना कहीं एनजीओस के माध्यम से कैंसर डिटेक्शन कैंप हम लोगों ने जगह जगह चलाए। केवल कैंसर डिटेक्शन कैंप हमने चलाया, इतना ही नहीं, मध्य नागपुर में प्रभाकर राव दटके आरोग्य अनुसंधान केंद्र के माध्यम से भी अनेक प्रकल्पों को हमने शुरू किया। वहाँ सोनोग्राफी से लेकर के सारी सुविधाएं हमने बनाई। मैं जब मेयर था तो हमने 75 हेल्थ चेकअप कैंप लिए, 75 डेंटल चेकअप कैंप लिए, 75 हमने कैटरेक्ट डिटेक्शन के कैंप लिए। डॉक्टर महात्मे जी की नेत्र पेढ़ी के माध्यम से 1700 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हम लोग करा सके। इसके अलावा 4 बच्चियां जो तिरछा देखती थी उनके भी सफल ऑपरेशन हुए, जिससे उनके जीवन में एक नई दिशा आई और बड़ा उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के दृष्टि से हमने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का वाटप हमने किया है। केवल एनआईटी के माध्यम से नहीं, महानगर पालिका ने स्वयं की भी योजना बनाई और स्वयं की योजना बना करके एनआईटी से स्वस्थ घर हम कैसे दे सकते हैं, इस दिशा में हमने सकारात्मक पहल करके लोगों को घर उपलब्ध करके दिए हैं। एक विषय, महानगर पालिका के टैक्स में जो शास्ति है उसमें लोगों को कहीं ना कहीं छूट देंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में 50% तक की छूट देंगे, ऐसा लिखा है। हम अपने कार्यकाल में 3 बार 100% और 1 बार 80% तक की छूट हमने दी है, अर्थात हमने हमारी वह भी वचन पूर्ति पूर्ण की है। अग्निशमन विभाग में हम आधुनिक करेंगे, यह हमने कहा था। नागपुर शहर के जो अग्निशमन के हमारे स्टेशन हैं उसकी संख्या 6 से बढ़कर के हमने 12 कर दी है। और केवल संख्या बढ़ा करिए ऐसा नहीं, हमने नई फायर टेंडर भी बुला करके उसकी संख्या में भी इजाफा किया है। इसके अलावा 42 मीटर के हाइट की बिल्डिंग तक के फायर फाइटिंग करने के लिए हमने 42 मीटर का टीटीएल लिया था और अभी 70 मीटर का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमने लिया है। वो आरटीओ पासिंग के लिए है, वह भी जनता की सेवा में जल्द आ जाएगा। करण शहर में हाई राइज बिल्डिंग बढ़ रही है, इस दृष्टि से हमने ये नियोजन किया था। रास्ते की सुरक्षा के दृष्टि से सिंक्रोनाइज हमारे सिग्नल होने चाहिए, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार हो। पूरे शहर में इस प्रकार के सिग्नल का काम चालू है। यह परिपूर्ण होने के बाद सिंक्रोनाइज होकर के जब यह चलेगा तो नैसर्गिक रूप से ट्रैफिक की गतिशीलता में इसमें सुधार होता हुआ हमें दिखाई देगा। केवल इतना ही नहीं, हमने रोड के हर चौराहे पर जो चैनलाइजर है उस चैनलाइजर को भी रोड में कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास किया, जिसके कारण भी पादचारी मार्ग भी जो रास्ते पर लोग चलते हैं उसको सुगम कर सके चौराहों पर। इस प्रकार का नियोजन भी हमने किया है। नागपुर की सांस्कृतिक विरासत को हम लोग सुदृढ़ बनाएंगे, यह बात भी हमने कही थी। माननीय नितिन जी के नेतृत्व में हम लोग जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव लेते हैं इसकी जानकारी आपको है ही। महानगर पालिका के माध्यम से भी शहर में इस प्रकार के आयोजन अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के विषय को लेकर हमने जागर किया। हमने 2 कवि सम्मेलन नागपुर शहर में अखिल भारतीय करते हैं। इसके अलावा हमारा नाट्य परिषद के माध्यम से जो स्पर्धाएं होती हैं उसका आयोजन भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से करते हैं। ये सारे आयोजन सांस्कृतिक वारसा को टिकाने के लिए हम लोग करते हैं। हमने यह भी घोषणा की थी कि विविध व्यापारिक केंद्रों का निर्माण करेंगे। ऑरेंज सिटी स्ट्रीट पे जो व्यापारिक चढ़वड़ हुई है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, पूरे शहर के निगाहों के सामने है। हमने जरीपटका में जिंजार मॉल बनाया है, सोख्ता भवन गांधी बाग में काम शुरू हो गया है, धान्यगंज में काम शुरू है, इतवारी अनाज बाजार और इतवारी लोहा बाजार, इस परिक्षेत्र में भी हम लोग नए मार्केट का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
हमारी जो किराना ओली है यह बहुत कंजेस्टेड सकरी गली में है, इसलिए इसके लिए भी एनआईटी के माध्यम से जगह देकर के अलग बाजार की हमने निर्मित की है। नितिन जी ने बाकी बाजारों से भी निवेदन किया है कि आप भी शहर से बाहर निकले, बड़ी जगह में खुले, उस दिशा से हम नियोजन करेंगे। टेक्सटाइल की दृष्टि से गीता मंदिर के सामने महाड़ा की जगह पर एक टेक्सटाइल का बड़ा मार्केट बन रहा है, जिससे कंजेस्टेड एरिया में जो टेक्सटाइल वाले हैं उनको खुली जगह मिलेगी। इतना ही नहीं, एम्प्रेस मिल की जो जगह थी वो 14 एकड़ जगह पर भी टेक्सटाइल जोन और मिक्स इस प्रकार से यूज़ है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू है। उसके कारण भी नया बाजार नागपुर शहर में बनेगा, इस दिशा में हम लोग कार्यरत है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, क्रीड़ांगन का निर्माण। माननीय नितिन जी के विशेष पुढाकार से एनआईटी के माध्यम से हमने नागपुर शहर में 123 खेल के मैदान हमने विकसित किए। ये केवल मैदान नहीं, वहाँ पर प्रसाधन गृह है और लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है। इस प्रकार से हमने किया है, यह भी हमारे घोषणा पत्र का एक पार्ट था। युवकों के लिए हम लोग यूथ स्टैंड बनाएंगे, ऐसा था जहां वो यूपीएससी और एमपीएससी का प्रिपरेशन कर सके। हमने ई लाइब्रेरीज़ की एक श्रृंखला बनाई है। पहली ई लाइब्रेरी के रूप में अटल ई लाइब्रेरी थी। माननीय नितिन जी ने उस लाइब्रेरी को देखने के बाद राज्यसभा टीवी ने अटल ई लाइब्रेरी को राज्यसभा टीवी के माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित किया और पूरे देश भर में उसका गौरव हुआ। आज 7 ई लाइब्रेरी हमारी बन रही है, जिसमें से 4 बनकर के परिपूर्ण है। मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से जहां एमएल कैंटीन चलती थी, जहां बिरयानी बनती थी, उस जगह पर 15 करोड़ रुपए की लागत से मुस्लिम समाज के लिए एक मुस्लिम ई लाइब्रेरी का निर्माण भी करने का निर्णय लिया है। उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। केवल इतना ही नहीं, हमने दिव्यांगजनों के लिए घोषणा की थी कि उनके लिए नियोजन करेंगे। मेरे महापौर के कार्यकाल में हमने 7.5 करोड़ रुपए की राशि अपने बजट में से दिव्यांगों के लिए रखी और उन दिव्यांगों के लिए 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं, सभी कैटेगरी में कुछ ना कुछ वितरण होना चाहिए, इस प्रकार का उसका नियोजन किया। ऑनलाइन उसकी व्यवस्था की, महानगर पालिका के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। पूरे देश में नागपुर एकमात्र ऐसी महानगर पालिका है कि अगर किसी दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास में घर मिलता है तो उसको महानगर पालिका के माध्यम से एडिशनल 50,000 रुपए की मदद की जाती है। प्रतिवर्ष 200 दिव्यांगों को महानगर पालिका 1 लाख रुपए व्यवसाय करने के लिए देती है, जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। यह भी करने वाली हमारी एकमात्र महानगर पालिका है। कोई दिव्यांग खिलाड़ी अगर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धा में खेलने के लिए जाता है तो उसको आने जाने की टिकट, रहने की और वहाँ जो उनकी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, ये सारी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से दी जाती है। ये सारा नियोजन दिव्यांगों के लिए भी हमने किया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी के माध्यम से 100 दिव्यांगों को हमने ई रिक्शे का वितरण भी किया है। यह भी एक विशेष बात है जो अपने संकल्प पूर्ति के दिशा में हमने की है। नागपुर महानगर पालिका के अटल ई लाइब्रेरी में जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनके लिए ई लाइब्रेरी की भी सुविधा है। वहाँ पर वो ब्रेल लिपि में प्रिंटर ले सके, इस प्रकार की भी सुविधा है। दृष्टिबाधित दिव्यांग 3 प्रकार के होते हैं, जिनको पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, जिनको फुल ब्लाइंडनेस होती है और जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। जर्मन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से वे सारे दृष्टिबाधित दिव्यांग वहाँ पढ़ सके, इसलिए एक अलग कक्ष का निर्माण भी वहाँ रखा गया है और ब्रेल लिपि में वो प्रिंट आउट ले सके, इस प्रकार का भी नियोजन वहाँ हमने किया है। इसके अलावा शहर के दहन घाट, शहर के कब्रस्तान, इसका सौंदर्यीकरण और नियोजन यह भी एक विषय था। आपने देखा होगा कि एक घाट पर जो मोक्षधाम घाट है, यहाँ टिकेकर घाट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर पर्यावरण पूरक हमने व्यवस्था की है कि इससे निकलने वाली जो दूषित गैसेस होती है उसका नियोजन वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से हो और हवा में शुद्ध गैस जाए, इस प्रकार का नियोजन करने का हमने संकल्प किया है। बाकी घाटों पर भी निरी के नेतृत्व में हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। हम यह भी बताना चाहते हैं कि मोमिनपुरा का कब्रस्तान हो, चाहे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का क्रिश्चियन कब्रस्तान हो, इन सभी कब्रस्तान के विकास के दृष्टि से गत 5 वर्षों में हमने विशेषता निधि दी है। मुझे यह भी बताते हुए खुशी होती है कि जब मैं 2012 में चेयरमैन था और मैंने उसके लिए पैसे दिए तो फादर प्रशांत जो एसएफएस में बैठते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज़ादी के बाद पहले बार किसी ने क्रिश्चियन कब्रस्तान के लिए पैसे दिए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उसका विशेष रूप से स्वागत भी किया था। और नागपुर शहर में आउटर भाग में जो दहन घाट के लिए रिजर्व जगह हैं, उन जगह पर नए दहन घाट का निर्माण और पर्यावरण पूरक दहन किस प्रकार से हो सकता है, इस दिशा में महानगर पालिका वाटचाल कर रही है। ये सारी बातें हमारे पिछले वचननामे में हमने जो घोषणा की थी, मैंने सारी बातें बताई। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी हमने घोषणा की और नहीं करी। इसमें एक फ़ोटो भी दिख रहा है आपको। यह फ़ोटो
हम जो गंदे पानी को ट्रीट करके महाजैनको को भेजते हैं उस प्लांट का फोटो है। इस काम को भी हमने परिपूर्ण किया और आज यह पूरे देश के लिए एक आइकॉन रहा। पूरा देश अब इस दिशा में कार्यरत है। इस प्रकार का नियोजन करने का सौभाग्य महानगर पालिका के माध्यम से हमको मिला है। अब हम हमारे नए घोषणा पत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। यह मैंने केवल इसलिए बताया कि परसों एक इंटरव्यू में विकास ठाकरे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम नागरिकों के लिए इस शहर में कुछ भी नहीं किया। अब हमने जितनी घोषणा की थी उसमें से केवल एक ही घोषणा ऐसी है 24/7 जो 100% नहीं हुई, लेकिन वो भी प्रगति की दिशा में है। अन्यथा हमने जितनी बातें कही थी, ये आपके सामने घोषणा पत्र है, आपके पास भी शायद आपके हिस्ट्री में हमारा घोषणा पत्र मिल जाएगा। जितनी बातें हमने लिखी थी सारे आपके सामने मैंने बताई है। इस वर्ष के घोषणा पत्र में हमने विशेष रूप से कहा है कि नागपुर को अगर विश्व स्तरीय बनाना है तो फिर से कमल को जिताना है। इस प्रकार के उद्घोष वाक्य के साथ हम लोग आ रहे हैं। हमने जो 20 साल काम किया, 5 साल देवेंद्र जी जब मेयर बने थे तब, और अभी 15 साल लगातार, इन 20 सालों के हमारे काम के आधार पर हम लोग जनता के सामने मत मांगने के लिए जा रहे हैं। विशेष रूप से इस वर्ष का हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हमने फिर से वादा किया है कि 24/7 हा जो भारतीय जनता पक्षाचा प्रकल्प होता, नितीनजीची संकल्पना होती, ते पूर्णतः साकारण्याच्या दृष्टीने आम्ही तीव्र गतीने वाटचाल करू। अमृतच्या माध्यमातून शहराचा आउटर भाग आहे त्या भागांमध्ये आम्ही जे नवीन लाईन टाकलेली आहे तिथपर्यंत 24/7ची सुविधा पोहोचली पाहिजे, या दृष्टीने विशेषतः आम्ही प्रयत्न करू अशी याची हमी देत आहोत। वाढती लोकसंख्याच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रोपॉलिटन सिटीचा दर्जा नागपूर शहराला मिळाला पाहिजे। एक्स सिटी म्हणून नागपूर महानगरपालिका परिसराला एक्स सिटी म्हणून मेट्रोपॉलिटन सिटीचा दर्जा मिळाला पाहिजे, या दृष्टीने विशेष आम्ही प्रयत्न करू। जेणेकरून नागपूर महानगरपालिका जर मेट्रो सिटी म्हणून घोषित झाली तो मिळणारी केंद्राची निधी, राज्याची निधी याच्यात विशेष लाभ होईल आणि शहराच्या विकासाला आम्ही द्रुत गती देऊ शकू, या दृष्टीने सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू। जलमल निस्सारण योजना यासाठी 968 कोटीचा एक प्रकल्प केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आम्हाला निधी मिळालेली आहे। त्या अंतर्गत दक्षिण नागपूर आणि दक्षिण पश्चिम नागपूर या परिसरातली संपूर्ण सिवरेजचे आम्ही पूर्ण नूतनीकरण करू, हा प्रकल्प समावेश आहे। याशिवाय 2197 कोटीचा जायकाचा मिळालेल्या निधीपासून नागनदी, पिली नदी, पोहरा नदी या सगळ्यांचा पुनरुत्थान आम्ही करू, हा संकल्प आहे। यासोबतच उत्तर नागपूर, उत्तर नागपूर, मध्य नागपूर आणि पूर्व नागपूर या तीनही नागपुरात जी जेवढी जुनी लाईन आहे शिवर लाईन, नवीन ट्रंक लाईन टाकण्याचा सुद्धा काम याच्यात समाविष्ट आहे। हा फक्त नदी शुद्धीकरणचा विषय नसून हा नागपूर शहरात सीवरेज सिस्टममध्ये पुनः सुधारणा करण्याचा सुद्धा प्रकल्प याच्यात समाविष्ट आहे। आणि 1943 मध्ये ब्रिटिश रूलर्सने नागपूर शहरात ट्रंक लाईन टाकली होती, त्यानंतर आता 2026 मध्ये या प्रकल्पाची सुरुवात नागपुरात होणार आहे। 43 नंतर एवढे वर्षानंतर आता त्याचा नियोजन बजेटरी प्रोव्हिजन करून आम्ही करण्याचा नियोजित केलेला आहे। भूस्वामित्वाचे मालकी पट्टे हा निर्णय आम्ही घेतला। झोपडपट्टीमध्ये NITची जागा असो, कॉर्पोरेशनची जागा असो, प्रायव्हेट मालकीची जागा असो, प्रत्येक ठिकाणी आम्ही भूस्वामित्वाचे पट्टेचा वितरण केलेला आहे। तरी बरेचसे घरं आता बरेचसे झोपडपट्टी अशी आहे जे मालकी हक्काच्या जागेवर आहे कोणाचा, आणि काही झुडपी जंगलच्या प्रकल्पामुळे काही पट्टे थांबले होते। कोर्टाचा आदेश घेऊन महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही तो निकाल जनतेच्या फेवरमध्ये आणलेला आहे। आता सर्व नागपूर शहराची शासकीय जागेवर बसलेली जेवढी झोपडपट्टी आहे सगळ्यांना मालकी हक्काचे 100% पट्टे वितरण आम्ही करू, हा आम्ही जर आपल्याकडे आम्ही आमचा जाहीरनामा दिलेला आहे, यांची सूचना शिरोधार्य करतो, कारण आम्ही आपल्यासाठीच प्रेस बोलवली आहे, म्हणून आपली सूचनेनुसार आम्ही विश्रांती घेतो। फक्त माननीय बावनकुळे साहेब याला कन्क्लूड करतील।
तुम्ही पत्रकार सोबत डॉक्टर सुद्धा आहात, हा ऐकून मला चांगला वाटला. मी कुठलाही अस्वस्थ नाही. दयाशंकरजी पूर्ण नागपूर मांडव होते आणि तुम्हाला जाहीरनामा दिला आहे. आणि दयाशंकरजींनी जो आमच्या पक्षाने नितीनजीच्या नेतृत्वात, देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये विकसित नागपूरचा जो संकल्प केला, तो संकल्पनामा आम्ही या ठिकाणी दिला आहे. आपल्याला पत्रकार बंधूंना थोडा वेळ कमी आहे, त्यामुळं आम्ही जे तुम्हाला संकल्पनामा दिला, तो संकल्पनामा आपण उद्याच्या संपूर्ण आपल्या वृत्तपत्रामध्ये, आपल्या दैनिकामध्ये आपण या ठिकाणी जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती दयाशंकरजी आणि मी आपल्याला करतो आहे. मी 100ची 100 तुम्हाला यादी देतो. NITने बांधलेले 100ची यादी देतो तुम्हाला. मी जे 123 सांगितले त्याच्यात रेशीमबाग नाही. मी जे 123 सांगितले त्याच्यात रेशीमबाग नाही. रेशीमबाग जे मैदान आहे ते 3 शाळांना दिलेलं आहे. त्या 3 शाळांचे लीज आहे. त्याला एक्सपोर्टसाठी डेव्हलप करण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे. एक CPN बार शाळा आहे, एक हो. फक्त तुमच्या माहितीसाठी हा जो सिमेंट रोड बनलेला आहे, हे गडकरी साहेब जेव्हा पालकमंत्री होते तेव्हा बनलेला आहे. आम्ही आता नाही बनवला. मी सांगतो ना, तुकडोजी चौकापासून मानेवाडा चौकापर्यंत लिहिला आहे. हा सिमेंट रोड 97चा आहे. नाही, फक्त तुमच्या माहितीसाठी लकडगंज पोलीस स्टेशन समोर उड्डाणपूल बनला ना, सिमेंट रोड असून सुद्धा बनला ना. कोणता आम्ही रोड तोडला दादा? जिथे जिथे आम्ही होल करणार, पिल्लर उभा करणार, तेवढीच जागा तोडावी लागते. आता टेक्निक एवढी मोठी झाली की पूर्ण रोड तोडण्याची गरजच पडत नाही. आमच्या नेत्याने जेव्हा म्हटलं असेल त्यानंतर आमच्या नेत्यानेच नागपूरच्या ट्रॅफिक सर्वे केला आणि ट्रॅफिक सर्वे केल्यानंतर ज्याची आवश्यकता आढळली त्याप्रमाणे आम्हाला सूचना केली आणि त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही ग्राह्य केला. अतिक्रमणची कारवाई आम्ही जोमाने करू. नाही, असं असेल तर 100% त्याच्यावर कारवाई करू. कोणी फुटबॉल फुटपाथवर कब्जा केला असेल तर 100% कारवाई करू. मी महापौर असताना तो मटन मार्केट मी पूर्णपणे उचलला होता. नाही, आम्ही कोणत्याही बिल्डरसाठी उचलला नव्हता. आमचा जो इनर रिंग रोड आहे त्या इनर रिंग रोडचा सिमेंटीकरण झाला होता. त्याच्या उद्घाटनासाठी आदरणीय देवेंद्रजी आले होते, त्यांना डेप्युटेशन दिला. आपण एक एक विचारला तर आम्हाला उत्तर देणं सोयीस्कर होईल.
आणि फुटपाथवरचे अतिक्रमण ही मोठी समस्या आहे. याच्यात अनेकदा कोर्ट हॉकर्स लोकांना मदत करतात. बर्डीच्या प्रकरणात आपण सगळ्यांनी बर्डीच्या प्रकरणात हे पाहिलं आहे. आता आमची जे वेंडिंग कमिटी बनली आहे त्या वेंडिंग कमिटीच्या माध्यमातून रीतसर आम्ही ऑफिशियल हॉकर झोन जेव्हा निर्मित करू तेव्हा याच्यावर 100% तोडगा काढू आपण. नागपूरशी वाहतूक सुरळीत झाली पाहिजे या दृष्टीने गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वातच आपण एवढे ओव्हरब्रिज बांधले, फ्लायओव्हर बांधले. आमची जेवढी जबाबदारी आहे तेवढी डिसिप्लिन रायडिंग ही नागरिकांची सुद्धा जबाबदारी आहात. आम्ही तो त्या डिसिप्लिनचा पालन करतो. सिग्नल सिंक्रोनायझिंग ही त्याच्यासाठीच करत आहो की एक चौकावर थांबलं की नंतर सर्व ग्रीन सिग्नल मिळाले पाहिजे या दृष्टीनेच आम्ही मेकॅनाइज सर्व करत आहोत. हे सर्व ट्रॅफिक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीनेच होणारे प्रयास आहे. आता पूर्ण विकास होईल शुक्रवारी तलावचा तर खाऊगल्ली पुन्हा सुरू होईल. खाऊगल्ली कोणी नाही खाल्ली तिथेच आहे. आपण जाऊन पाहू शकता की शेड जसेचे तसे उभे आहे, कोणी नाही खाल्ली. आपण 2-3 विषयाच्यामध्ये पुढे जातोय. एक तर FGDच्या टेंडर आता अंतिम स्टेजला आहे. ते हायकोर्टमध्ये खूप दिवस थांबलं होतं. पण आता माननीय देवेंद्रजींनी त्यांच्याकडे ऊर्जा खाता आहे, त्यांनी आता हे निविदा पूर्ण करून हायकोर्टमध्ये आम्ही कमिटमेंट केला आहे की ॲफिडेविट केला आहे की आम्ही हे बांधकाम करतो आहे. दुसरं ही जे राख आहे पूर्ण कुऱ्हाडीची जी आपल्या नागपूरला त्रास देतं, ही राख उचलून आता जेवढं नागपूर शहरामध्ये नागपूर जिल्ह्यामध्ये आता पर्यावरणाची आम्ही परवानगी घेतो आहे. जेवढ्या पाचगावच्या माईन्स आहे, उमरेडच्या माईन्स आहे, मटकाजरीच्या सर्व जितक्या माईन्स आपण दगड माईन आहे, मुरुमखाना आहे, या सर्वांना फिलअप करून त्या जागा समतल करून त्यानंतर त्याचं मुरुमीकरण करून या सर्व जागा पुढच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रोजेक्टकरता वापरण्याची योजना आपण तयार केली. माननीय देवेंद्रजींनी याला मान्यता दिली. पर्यावरण विभागाची आता मान्यता येईल आणि संपूर्ण राख आम्ही आयजबंडमधून काढून या सर्व क्वारीचं फिलिंग करून त्याचं संपूर्ण जागा असला शासनासाठी वेगळ्या प्रकल्पाला आपण वापरणार आहोत. काँग्रेसने यापूर्वीही ही योजना जेव्हा सुरू केली तेव्हा उच्च न्यायालयामध्ये पिटिशन केली. नाना पटोलेचे अत्यंत जवळचे, त्यांचं नाव आता मी घेत नाही, त्यांनी हायकोर्टमध्ये पिटिशन केली. एक काँग्रेसचा नेता तसा बोलला की आमचं सरकार आल्यावर आमची लाडकी बहीण योजना बंद करू. आणि आता तर काँग्रेसचा महिलाबद्दलच्या जो त्यांचा खरा रूप आहे तो समोर आला. खरं तर ही योजना यापूर्वी सुरू झाली त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होतच नाही. लाडक्या बहिणीची योजना आधीच सुरू झाली आहे त्यामुळं या आचारसंहितेचा त्या योजनेचा संबंध नाही आहे. ती राज्य शासनाची कंटिन्यू योजना आहे. पण लाडक्या बहिणीला मकर संक्रांतीपूर्वी पैसे मिळू नये असं पत्र आणि हे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असं पत्र काँग्रेसने देणे हे खरं तर काँग्रेसच्या महिला विरोधी धोरणाचं मोठं या ठिकाणी
प्रतीक आपल्याला दिसत आहे, प्रदर्शन दिसत आहे आणि त्यामुळे आम्ही राज्यभर याचा निषेध करतो आहे. काँग्रेसनी महिलांचे पैसे थांबवण्याकरता जो आज हा अत्यंत चुकीचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिलं. खरं तर आता आमच्या लाडक्या बहिणीच या काँग्रेसला किंचित केल्याशिवाय राहणार नाही, काँग्रेसला हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही आणि काँग्रेसला खऱ्या अर्थाने जमिनीत गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या महायुतीने या ठिकाणी हा निर्णय घेतला आहे. लाडक्या बहिणीचे पैसे जातीलच. ते पैसे त्यांच्या हक्काचे आहेत, योजनेचे आहेत आणि ही योजना काही नवीन नाही, ही महानगरपालिकेची योजना नाही, ही जुनीच योजना आहे. त्यामुळं याचा संबंध महाराष्ट्राच्या एकूण 2.5 कोटी लाडक्या बहिणीशी नाही. निवडणुका काही ठिकाणीच आहे, 29 ठिकाणी, पण संपूर्ण राज्याच्या लाडक्या बहिणीचे पैसे थांबवा. संपूर्ण राज्याच्या 2.5 कोटी लाडक्या बहिणीचे पैसे थांबवा. ज्या ठिकाणी आचारसंहिता नाही त्या ठिकाणी थांबवा आणि संपूर्ण राज्यामध्ये त्यांनी हा लाडक्या बहिणीच्या विरुद्ध दहशतवाद तयार केला आहे. हा दहशतवाद आमच्या लाडक्या बहिणी खपवून घेणार नाही. कोणी म्हटलं? आता वडेट्टीवारनी कितीतरी वेळा त्यांच्या भाषणात जय श्रीराम म्हटलं आहे आणि जेव्हा ते निवडून येतात तेव्हा ते जय श्रीरामच म्हणतात लोकांना. आम्ही कधीही मताचं राजकारण करण्याकरता जय श्रीराम म्हणत नाही. आमच्या रक्तामध्ये, आमच्या मुखामध्ये, आमच्या वाणीमध्ये, आमच्या चालण्यामध्ये, आमच्या बोलण्यामध्ये झोपून उठल्यापासून झोपतपर्यंत जय श्रीराम आहे. आणि आम्ही म्हणूच वडेट्टीवार आम्हाला जय श्रीरामच्या घोषणेपासून दूर करू शकत नाही. वडेट्टीवार हे मताचं राजकारण करून, एका विशिष्ट समाजाच्या मताचं राजकारण करून लांगून चालन करण्याचा प्रयत्न करतात आहे आणि जय श्रीराम आमच्या हृदयातनं ते काढू शकत नाही. हा आमचा बलस्थान आहे, आमचं हृदयाचं स्थान आहे. आम्ही या ठिकाणी भगवान प्रभू रामचंद्राची ही जी आमच्या आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर आहे ती आम्ही आमच्या बोलण्या चालण्यातून कायम ठेवूच. वडेट्टीवारला काही लोकांचं, काही धर्माचं लांगून चालन करून मतं घेण्याकरता वडेट्टीवारशी बोलतात आहे. त्यांनाही त्यांचा पक्ष हा मित्रपक्षात लढवायचा असल्यामुळे त्यांचे उमेदवार निवडून आणण्याकरता असे काही टिप्पणी त्यांनी केली असेल. पण प्रफुल्ल पटेलला जेव्हा एकट्यात मी बोलेल तेव्हा ते तुम्हाला सांगतील नागपूर शहर हे आंतरराष्ट्रीय शहर झालं आहे, तेव्हा तुम्ही त्यांचं टेप करून घ्याल. हर्षवर्धन सपकाळ सध्या राहुल गांधीच्या गुड लिस्टमध्ये येण्याकरता त्यांचं पद जाऊ नये म्हणून ते तसे वागतात आहे. नगरपालिकेच्या वेळीच त्यांचा जो पराभव झाला, किंचित झाले आहेत, तेव्हाच त्यांचं पद जाणार होतं. पण आता देवेंद्रजीवर भाजपवर टीका करून राहुल गांधीकडे मेरिट मिळवत आहेत, बाकी काही नाही. देवेंद्रजीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या वेळी पाठीत खंजीर खुपसणारे कधीच मैत्रीची भूमिका पूर्ण करू शकत नाही. देवेंद्रजीच्या पद प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे उद्धव ठाकरे आहेत. ज्यावेळी देवेंद्रजी मुख्यमंत्री बनण्याच्या अंतिम त्या ठिकाणी करायचा होता 2019मध्ये, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आज मित्रत्वाची भाषा बोलणे हे या ठिकाणी मला वाटतं की त्यांच्यात सुधारणा झाली असेल कालाने, पण हेच उद्धव ठाकरे आहेत ज्यांनी देवेंद्रजीच्या पाठीत खंजीर खुपसून देवेंद्रजीला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्याचं काम केलं आणि देवेंद्रजीचं पद हिसकून या राज्याची अधोगती उद्धव ठाकरेंनी केली. आता मैत्री वगैरे शब्द हे निवडणुकीला भावनात्मक वापरावे लागतात. देवेंद्रजीच्या प्रचाराची धार कमी होईल असं त्यांना वाटतं, पण देवेंद्रजी म्हणजे डेव्हलपमेंट आहे, डेव्हलपमेंट म्हणजे देवेंद्रजी आहे. त्यामुळे या प्रयत्नाला काही अर्थ नाही.
दयाशंकर तिवारींचं घर हे 3, 4, 5 पिढ्यापासून त्या ठिकाणी आहे. त्यांचं स्वामित्व आहे, त्यांची मालकी आहे. निश्चितपणे जेव्हा रस्ता आम्ही मोठा करू तेव्हा दयाशंकरजीचेही घर त्या ठिकाणी जाईल, चिंता करू नका. पूर्ण डिमॉलिश झाला का? नाही, आता आम्ही खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सर्व देवेंद्रजी, मी, नितीनजी, आमचं हे व्यासपीठ या सर्वांनी त्यांना समजवायचा प्रयत्न केला. पण ठीक आहे, सामूहिक जबाबदारी आहे, सामूहिक मंत्र्यांची आहे. त्यामुळे सामूहिक जबाबदारी म्हणून आम्ही सर्व काम करण्याचं सूचना दिल्या आहे. आणि बाकी मग आमचे वरिष्ठ नेते आमदार लक्ष टाकतात, त्या ठिकाणी महापौर लक्ष टाकतात, त्यांनी कमिटी चेअरमन लक्ष टाकतात. आणि आम्ही समन्वय आहे, तो समन्वय लागू केले, ह्याची महत्वाची बाब आहे. ऑडियो चालू करने बंद क्यों कर रहे बीच में? आमच्याकडे 1,00,000 कार्यकर्ता आहे. आमच्याकडे भारतीय जनता पार्टी ठीक आहे. आता तुम्हाला सर्व घोषणापत्र दिलं आहे. 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो है. 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो भारत माता चौक से निकलेगा और तिन्नल चौक, शहीद चौक, पंडित बचराज व्यास चौक होते हुए वह शिवाजी महाराज के पुतले पर समाप्त होगा. आप सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित.